last class we had studied about the types of damages, judicial remedies. Today, so we had to start with the types of damages. Is PPT visible to everyone? No, sir. No, sir. वापस चेक करो एक बार. Yes, sir. Yes, now it is visible. Okay, fine. ठीक है, तो damage. Basically damages are of five types, five kinds. So आपका एक जो एक टॉपिक भी है उसके मतलब आपका जो यूनिट 4th है उसमें से अपन अभी तक जो किया अपन ने एक तो रेमेडीज के बारे में पढ़ा है, जुडिशियल रेमेडीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या होता है. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज अपन आगे वापस डिटेल में पढ़ेंगे. काइंड मेजर्स ऑफ डैमेजेस पढ़ ले, अभी काइंड्स पढ़ रहे हैं अपन. ठीक है, तो बेसिकली 5 टाइप के डैमेजेस होते हैं. नॉमिनल डैमेजेस, कंटेम्पटेरियस डैमेजेस, रियल और सब्सटेंशियल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस एंड लास्टली प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस. अभी इन सब का क्या क्या मतलब है सिंगल वो अपन डिटेल में कर पढ़ेंगे. गौरव अमेटा जी, आपका वीडियो ऑन है, उसको बंद कर दो, है ना, वीडियो की जरूरत नहीं है. ठीक. सो पहला हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनल डैमेजेस के साथ. देखो, वर्ड नॉमिनल से आप बेसिकली अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, नॉमिनल मतलब जो एक होता है ना कि मतलब मिनिमम डैमेज के तौर पे हम उसको देख सकते हैं. ठीक है. So damages which are awarded by the court to the plaintiff not by way of compensation but by way of recognition of some legal rights of the plaintiff which the defendant has infringed are normal damages. Nominal damages are available torts for torts which are actionable per se. मतलब nominal damages एक तरह से exemplary damages नहीं है ना, वो मतलब ऐसा आपको जैसे कोर्ट कंपनसेशन देती है वैसे नहीं. जैसे भीम सिंह वाले केस में था, उसका जो केस हुआ था उसमें उसको जो डैमेज है वो पहली बार तो एक्शनेबल पर से था, मतलब उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था, इस वजह से उसको 50,000 का डैमेज अवार्ड किया था. तो वो जो अवार्ड है उसको नॉमिनल डैमेजेस बोलते हैं. ठीक है. ऐसा जो उसका कोई लॉस नहीं हुआ था, मतलब कि जैसे बोला जाए भीम सिंह जब वो अपना वोट डाल नहीं पाया था फिर भी उसका जिस कैंडिडेट को वो वोट डालने जा रहा था वही कैंडिडेट जीत जाता है. तो ऐसे उसको कोई डैमेज, कोई नुकसान हुआ नहीं उस चीज रोकने में, पर क्योंकि वो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, जो अपन ने पहले ये भी पढ़ा अपन ने, क्या बोलते हैं इसका मैक्सिम भी है, इंजुरिया साइन डैमेनम, मतलब इंजरी विदाउट डैमेज. तो इस केस में वो नॉमिनल डैमेजेस का वो एग्जांपल हो गया. तो अगर आप नॉमिनल डैमेजेस के बारे में लिखो तो भीम सिंह वाला केस भी आप साइड कर सकते हो. ठीक है. So nominal damages are available for torts which are actionable per se. मतलब जहां पे आपको एक्चुअल डैमेज बताने की जरूरत नहीं है ना, उस केस में भी नॉमिनल डैमेजेस मिल सकता है. और जहां पे एक्चुअल डैमेज होता है वहां तो मिलेगा ही, पर जहां पे आपका एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ उसमें भी नॉमिनल डैमेजेस आपको मिलता है. देखो वही भीम सिंह वाला केस है, ये एसबी वर्सेस वाइट वाला जो इंग्लिश केस है, इसमें भी क्या हुआ. In this case, a rightful voter's right to vote was wrongfully and maliciously denied in an election. यहाँ पे क्या हुआ, जो एसपी था, मतलब जो इसमें एक कैंडिडेट होता है वो वोट डालने जा रहा होता है पर उसको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है ना, मैलिशियसली. तो उस वजह से वो इलेक्शन में वोट डाल नहीं पाता. पर लेकिन जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाह रहा था वही कैंडिडेट जीत जाता है, ऑल्दो उसने वोट नहीं डाल पाता. तो यहाँ पे जो कोर्ट ने उसको डैमेजेस अवार्ड किया था वो नॉमिनल इन नेचर था. अब कंटेम्पटेरियस डैमेज क्या होता है. देखो, कंटेम्पटेरियस का बेसिक मीनिंग ये है कि जब जो लेवल ऑफ हार्म है ना, जो मतलब इसने क्या बोलते हैं, जो अक्यूज या डिफेंडेंट ने जो लेवल ऑफ हार्म कॉज किया है, ठीक है, वो लो है, एंड द कोर्ट फील्स दैट द क्लेमेंट वाज रॉन्ग to bring the claim. There are mirror image of nominal damage in that the successful plaintiff is made to pay damage for bringing the lawsuit.
ठीक है। सो अब इसमें देखो क्या है कि contempt damage आर एन इंडिकेशन ऑफ द लॉ कोड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑफ द क्लेम ऑफ द plaintiff or its disapproval of his conduct in the matter. They differ from nominal damage as they may be awarded for any tortious act, whether actionable per se or not. मतलब कि whether would इसके अंदर कि actionable per se मतलब कि उसके अंदर कोई legal right रहती है या आपका लीगल रेमेडी अवेलेबल है या नहीं है ना, कोर्ट में आप जा सकते तब भी आप इसमें अवॉर्ड किया जा सकता है। और इन सब में से ये सबसे मेन काइंड ऑफ डैमेज है रियल और सब्सटेंशियल डैमेजेस। इसमें क्या होता है, डैमेजेस व्हिच आर असेस्ड एंड अवॉर्डेड एज कंपनसेशन फॉर डैमेज एक्चुअली सफर्ड बाय द प्लेंटिफ एंड नॉट सिंपली बाय वे ऑफ mere recognition of legal right violated are called real or substantial damages। मतलब ये कह रहा है कि रियल और सब्सटेंशियल डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि बाय वे ऑफ कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है, ठीक है, फॉर द प्लेंटिफ, नॉट सिंपली बाय वे ऑफ मियर, मतलब इस बेसिस पे नहीं देखा जाता है कि ना उसका लीगल राइट वायलेट किया इसलिए डैमेज दे रहे हैं, नहीं, इसलिए देखा जा रहा है कि उसको एक्चुअल में लॉस हुआ है और उस लॉस की भरपाई करने के लिए आपको ये डैमेज अवार्ड किया जाता है। अब exemplary damage क्या होता है? Exemplary damages are awarded where there has been great injury by reason of aggravating circumstances accompanying the wrong। ठीक है, exemplary damages are awarded not by way of compensation for the plaintiff but by way of punishment for the defendant। मतलब यहाँ exemplary damages के केस में क्या होता है कि जो plaintiff है उसको लॉस हुआ था, मान लो उसको 10 रुपए का लॉस हुआ है ना, पर लेकिन वो जो डिफेंडेंट है जो वो लॉस किया वो बड़ा ग्रेव नेचर का लॉस है, तो उसको एज अ कंपनसेशन तो दे रहे प्लेंटिफ को, और साथ में उस कंपनसेशन के थ्रू डिफेंडेंट को पनिशमेंट भी दे रहा है, तब जाके एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया जाता है ना। एक्स्ट्रा, इसको इस तरह से बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता है ना, लॉस तो उसका 10 रुपए का हुआ पर बाय वे ऑफ पनिशमेंट कोर्ट मतलब एक तरह से एग्जाम्पल भी सेट करने की कोशिश करती है कि इस तरह का अगर कोई गलत करेगा तो उसको एक्स्ट्रा डैमेजेस वगैरह पे करना पड़ेगा, तो वो एज अ पनिशमेंट के तौर पे एक्ट करता है। भीम सिंह वाले केस में वो दिए था 50,000 का, ये एग्जांपल ठीक है। इसमें केसेस है इन रूट वर्सेस बर्नर्ड द कोर्ट ले डाउन द एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव डैमेज। एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव मतलब एज अ पनिशमेंट के तौर पे डैमेजेस जब अवार्ड करते हैं, तो उन्होंने इस केस में 3 टाइप के बताए थे कि जहाँ पे ऑपरेसिव, आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन बाय सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे कि जो एक्ट है, पर्टिकुलर जो एक्ट है वो सर्वेंट जो है स्टेट का है ना, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी सर्वेंट है उसने कोई ऑपरेसिव या आर्बिट्ररी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया, जैसे भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में क्या था कि जो पोलिंग ऑफिसर था या जो भी मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो ऑफिसर्स लगे होते हैं उसने उसको रोक लिया था भीम सिंह को, ठीक है, वो एमएलए था जम्मू कश्मीर का, वो उसको अरेस्ट कर दिया एंड ही वाज, और वो जा रहा था बेसिकली टू अटेंड असेंबली सेशन। द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड इट टू बी अप्रोप्रिएट केस टू अवार्ड एग्जेम्पलरी डैमेजेस, जहां पे उसको 50,000 का डैमेज अवार्ड किया गया था। ठीक है, एक तो उस केस में प्यूनिटिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड करते हैं। और सेकंड केस है केसेस वेयर द डिफेंडेंट्स कंडक्ट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय हिम to make a profit for himself which may well exceed the compensation payable to the plaintiff। The second cases का है जहाँ पे defendant conduct has been calculated by him to make a profit for himself। जब defendant ने ऐसा काम किया जिससे वो कुछ अपना profit कमाना चाह रहा हो, है ना, और वो payable to the plaintiff, और वो कंपनसेशन जिस प्लेंटिफ को दे रहे हो उससे एक्सीड कर रहा है, तो इसको केस से पढ़ेंगे। मेंशन वर्सेस एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ पर्सन हु इज पोजेस्ड ऑफ मटेरियल व्हिच विल बी डिफेमेटरी इफ पब्लिश्ड, है ना, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा मटेरियल है जो अगर वो पब्लिश करता है तो वो डिफेमेटरी है ना, किसी को बदनाम करने के लिए या डिफेमेशन करने के लिए वो मटेरियल है, अगर उसको पब्लिश किया जाता है तो किसी इंसान की मतलब रेपुटेशन खराब हो सकती है।
ठीक है, ऐसी चीज की बात करें। The court held that if a person who is possessed of material which will be defamatory if published and who does to really believe it to be true at all, decide to publish it simply because he can make a profit from publishing it, and because he reckons that any damage he might have to pay will be so small that it will be well worth it, then that is a man and that is the only man against whom an award of exemplary damages can be made. मतलब इस केस में क्या हो, मतलब क्या कह रहा है बेसिकली कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई मटेरियल है, डिफेमेटरी मटेरियल है, उसको लगता है वो सही है, मतलब जैसे मतलब पर्टिकुलर ए पर्सन के बारे में वो जानता है कि ए पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है और उसके पास वो मटेरियल पड़ा है, ठीक है, और वो उसको पब्लिश करता है ये सोच के कि ये पब्लिश होगा ये आर्टिकल पेपर में तो उसको बहुत इनकम होगी, ठीक है, और ज्यादा अगर ये गलत भी प्रूफ हुआ तो उसको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, पर उसके पास एक्चुअली उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ, तो उस केसेस में भी एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया जाता है। थर्ड है where the exemplary damages are expressly authorized by the statute। स्टैट्यूट मतलब जहाँ पे लॉ कहता है कि इस केस में एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया जाएगा, तो ये 3 केस है जहाँ पे एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया जाता है जनरली। पांचवा है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस, damages which are likely to result from the wrongful act of the defendant but they have not actually resulted at the time when the damages are being decided by the court। prospective damages क्या है बेसिकली, मतलब वो damages है कि जब कोर्ट में जब ये मैटर चल रहा है 2 पर्सन के बीच में, उस टाइम तक वो डैमेज आया नहीं है, मतलब डैमेज कॉज नहीं दिया, वो फ्यूचर में कॉज करेगा, तो उसके लिए भी कोर्ट पहले से उसको डैमेज अवार्ड करा देती है। जैसे मान लो कि कोई किसी व्यक्ति का मतलब कोई एग्जाम हो फॉर एग्जांपल और उसके हाथ का एक्सीडेंट हो गया, तो ऑल्दो उसको उस टाइम पे तो मान लो उसकी 2 महीने बाद वो एग्जाम देना है और उसका शॉर्ट सिलेक्शन कह सकते हैं अपन, मतलब कि मान लो कि उसका कोई लास्ट ऐसा ही बचा था कि उसका लग जाएगा, तो उसके और बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट वो अब वो एग्जाम दे नहीं सकता, तो उस केस में भी प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस अवार्ड किया जाता है। या और भी कई एग्जांपल दे सकते हैं कि वो मान लो उसने किसी का एग्जाम क्लियर कर रखा है पर क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया तो अब वो फिजिकली क्लियर नहीं कर सकता, तो इन केसेस में प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस अवार्ड किया जाता है, मतलब ऐसे डैमेजेस जो एक्चुअल में उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है पर वो फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल है सुभाष चंद्र वर्सेस राम सिंह का केस। इसमें क्या हुआ कि जो पर्सन था उसको एक वाज हिट बाय अ बस, ठीक है, और उस वजह से क्या हुआ उसको कई इंजरी हुई, परमानेंट डिसेबिलिटी हुई और वो विदाउट सर्जिकल शू के विदाउट वो वॉक कर नहीं सकता है, और बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी ही विल नॉट टेक एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन एवेन्यूज। जैसे मान लो अगर आपके पैर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली आप कई सारे फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है वो नहीं कर सकते, ड्राइविंग हो गया या कोई अपन मान लो कोई लेबर का काम हो गया या कोई मार्केटिंग का काम हो गया जहाँ पे आपको वॉक करना है, तो आपके बेसिकली क्या मतलब आपके क्या बोलते हैं आपके चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी मतलब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे ही इस केस में हुआ। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने क्या किया कि बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी ही कुड नॉट टेक एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन एवेन्यूज। द मोटर क्लेम्स ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड हिम कंपनसेशन अमाउंटिंग टू ₹3,000 अंडर द हेडिंग प्रोबेबल फर्दर लॉस। प्रोबेबल मतलब फ्यूचर, मतलब कि संभावना है ना, फर्दर लॉस मतलब आगे की संभावना, आगे की तरफ ये लॉस हो, मतलब फ्यूचर में जाके लॉस हो, तो उन्होंने ₹3,000 उसको अवार्ड किया अंडर द हेडिंग प्रोबेबल फर्दर लॉस। The amount of compensation on appeal was increased to ₹7,000 by Delhi High Court। और बाद में जब अपील में गया मैटर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो 3,000 से बढ़ा के 7,000 उसका मुनाफा कर दिया, ठीक है। अब देखो अब सिंपल सी बात, एक सिंपल सी समझ, एक एग्जांपल आपको लाइफ नॉर्मल डे टू डे का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मान लो कि जैसे कोई पर्टिकुलर रिक्शा वाला है, उसकी पर्टिकुलर की इनकम होगी, है ना, उस महीने का 20,000 25,000 रुपए कमाता होगा। ऐसे कोई डॉक्टर है तो महीने का 1,00,000 1.5 लाख रुपए कमाता होगा। ऐसे ही कोई टीचर है तो 30-40 हजार रुपए महीने के वो कमाता होगा। तो सबकी अपनी अपनी अलग इनकम है, ठीक है। अगर कोई साइकिल ठेले वाला है उसका भी ये होगा कि महीने के 10-15 हजार रुपए वो भी कमाता होगा, जनरली मान के चले,
तो आप एक फेमस केस आया था सरला वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, जिसपे पूरा मोटर व्हीकल में जो ये कंपनसेशन, अभी तो चलो अमेंडमेंट्स आ गए उसमें, तो उसमें वो डिक्लेयर किया कि कैसे हम कंपनसेशन दे। मान लो कि किसी ने एक टीचर को एक्सीडेंट किया, वो टीचर एक लौटा है कमाने वाला, उसकी उम्र होगी 35 साल, मान लो 35 ईयर, तो उस टाइम पे वो देखेंगे इसकी आज के टाइम पे तनख्वाह मान लो 40,000 है, आज से 60 साल बाद मतलब जब ये 60 इयर्स का होगा तो तनख्वाह कितनी होती। तो कंपनसेशन उस बेसिस पे इसको अवॉर्ड किया जाता है कि क्या बोलते हैं कि ताकि उसकी फैमिली को सपोर्ट मिले, ये कंसेप्ट है ना। तो ये प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस का ही एग्जांपल है, बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है आपका जो अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, जो मोटर जो एमएससीटी आपको देगा, मतलब जो जिसकी डेथ होगी उसके लीगल हेयर्स को, वो उस बेसिस पे देगा कि अगर आज जिंदा रहता है तो ये कितना कमाता है और इसकी फैमिली को कितना मिलता है, मतलब सारे एक्सपेंसेस काट कुटा के। तो ये एक रीजन है, तो वो प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस के अंदर आता है। ठीक है भैया, किसी को रिपीट करना है ये एग्जांपल, ये समझ में आ गया? सर एक बार वापस रिपीट कर दो, लास्ट में जो आपने बताया ना सर कि कंपनसेशन जो है वो इंडिविजुअल की जो इनकम होगी उसके हिसाब से करता है। तो सर एक बार वापस लास्ट वाला आकाश एक बार मैं वापस बता दूं। तो पहले प्रोस्पेक्टिव डैमेज क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव डैमेज ये होता है कि अब जैसे मान लो कि मेरा किसी ने मेरे को धक्का मारा, मेरा फोन टूट गया है ना, और फोन मेरे गिर गया सर, मतलब मान लो मैं ब्रिज पे जा रहा हूँ, कोई आदमी आ रहा, ब्रिज पे खड़ा फोन के साथ, कोई आदमी आ रहा है, उसने जोर से धक्का मारा और मेरा फोन गिर गया, मान लो 25,000 का मेरा फोन है, तो ये मेरा डैमेज कितने का हुआ? 25,000 नया ही फोन है, मतलब मैंने उसी दिन खरीदा वो फोन, ठीक है, 25,000 25,000 का लॉस है, तो मैं उस आदमी के अगेंस्ट केस करके वो 25,000 रुपए ले लूंगा, ठीक है, ये सिंपल हुआ। अब मान लो कि उस आदमी ने मेरे को जोर से धक्का दिया, मैं मान लो मैं ड्राइवर की नौकरी करता हूँ, उस आदमी ने मेरे को जोर से धक्का दिया और उस वजह से क्या हुआ, मेरे पैर में परमानेंट चोट आ गई, है ना, तो मतलब अब मैं गाड़ी चला नहीं सकता हूँ, ठीक है। अभी प्रेजेंट में तो ये चोट आ गई, उसने मेरे को मेडिकल का इलाज दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर अब मैं आगे मेरा तो जॉब खत्म हो गया ना, मेरे को तो ड्राइवर का जॉब था मेरा। तो प्रोस्पेक्टिव डैमेज होता है कि जो फ्यूचर लॉस आपको होने वाले हैं वो डैमेज आपको पहले ही अवॉइड कर देता है, ये होता है आपका प्रोस्पेक्टिव डैमेज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर कंटिन्यूअस डैमेजेस को एक बार आप एग्जांपल के साथ बताओ ना सर। कौन सा? कंटेम्प्टियस डैमेजेस, सेकंड पॉइंट सर। हाँ, एक बार इस पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे इस पे, ठीक है। अभी उसी टाइम बोल दिया करो जब है ना टॉपिक चल रहा होता है ना, ताकि फिर क्या है आगे 2-4 टॉपिक आगे आ जाते तो फिर वापस बैठ जाना फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अगर इसको मैं बाद में लास्ट में ले लूंगा, जब एंड में जब लास्ट के 5-10 मिनट हो गए तब मैं आपको टॉपिक आपको करा दूंगा। अभी पर्सपेक्टिव चलते हैं, नहीं तो फिर क्या आगे का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो प्रोस्पेक्टिव डैमेज में एक तरह से मतलब जो लॉस आपको हुआ नहीं, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होने वाला है, वो लॉस का डैमेज आपको पहले दे देते हैं। तो अब जैसे किसी को और जैसे मोटर व्हीकल में जो एक्सीडेंट हो जाता है, आपने ये देखा ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को 50 लाख का कंपनसेशन मिला, किसी को सिर्फ 10 लाख का ही देते हैं, और जान तो दोनों की गई ना। यस सर। है कि नहीं? लेकिन उसको 50 लाख दिया, इसको 10 लाख क्यों दिया? उसका रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर फैमिली की एक इनकम आती है, मतलब मान लो कि दोनों परिवार, दोनों में एक रिक्शा वाले की ले रहा बात कर रहा हूँ, एक टीचर की बात कर रहा हूँ, तो रिक्शा वाला 15,000 रुपए महीने का लाता है, वो टीचर 40,000 रुपए महीने का लाता है अपने। तो 15,000 के हिसाब से जो रिक्शा वाला है वो अपने घर में रहता है, मान लो हो सकता है उसका 1 कमरे का घर हो, टीचर का 2 कमरे का घर हो, अपनी अपनी कैपेसिटी अपने अपने स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं इंसान, जो जितना कमाता है वो हिसाब से खर्चा करता है, उस हिसाब से उसका घर चलता है। तो अब क्या होगा, मान लो कि दोनों की डेथ हो गई, तो कोर्ट ये देखती है कि ये 15,000 रुपए कमाता है, तो उस हिसाब से कंपनसेशन देगी कि डिक्रीज भी होती है वैल्यू, है ना, मतलब डिक्रीज क्या, इंक्रीज भी होती है इनकम। अगर मान लो आज 2015 में मेरी तनख्वाह अगर
30,000 है तो 2020 में हो सकता है मेरी तनख्वाह से 45,000 हो, 40,000 हो, बढ़ती जाएगी ना। इनकम बढ़ती है टाइम के साथ और महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो कोई वो सब कैलकुलेट करती है, अच्छा ये टीचर है इसका इतनी इनकम है, ये रिक्शा ड्राइवर इसकी इतनी इनकम है, तो फैमिली को सपोर्ट के हिसाब से उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसको कंपनसेशन दिया जाता है। वो प्रोस्पेक्टिव डैमेज है एक, है ना, क्योंकि वो फ्यूचर का लॉस है जो अभी कोर्ट दे रही है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, इसलिए पूरा मोटर व्हीकल एक्ट तो इसी पे बेस्ड है, प्रोस्पेक्टिव डैमेज के ऊपर ही। मेरा एक क्वेश्चन होता सर, जो आप जो बता रहे हो जैसे कंपनसेशन, जैसे कोई आप कह सकते हो जिसकी इनकम इतनी नहीं है और जैसे लाइक टीचर का एक्सीडेंट हो गया मेरे से मान लीजिए, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो सर अगर जो कंपनसेशन देना होगा तो इतना कंपनसेशन वो दे सकता नहीं है, तो फिर क्या होगा सर उस केस में? देखो, इसीलिए तो गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मेरे फादर ने मेरे को गाड़ी दे दी है, मेरे नाम पे गाड़ी है मान लो, और मेरी इनकम 0 है, और मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो डॉक्टर है, तो भाई डॉक्टर का कंपनसेशन बनेगा, मतलब बहुत करोड़ तक जा जाए, 70-80 लाख तक तो जाएगा। अब मेरी कैपेसिटी 1 रुपए की नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी मेरी जगह आती है, वो बोलती कि चलो पंकज जी आप हटो साइड में, मैं आपका इंश्योरेंस कंपनी मैं पे करूंगा, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसलिए गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना जरूरी है, नहीं तो फिर वो मेरे को देना पड़ेगा, मैं दे नहीं पाऊंगा तो मैं जेल में जाऊंगा। तो बाकी क्रिमिनल जो लायबिलिटी होगी वो तो अलग होगी। इसीलिए हमेशा एज ए लॉ स्टूडेंट ध्यान रखो, अपनी गाड़ियों का, है ना, इन सब का इंश्योरेंस हमेशा कराना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप जैसे है ना नील डेप्रिसिएशन होता है, तो विशाल ने बाइक लगा रखी है, कोई हाई स्पीड बाइक है ना, फोटो लगा रखी है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये इनका इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी तो कराना ही चाहिए आपको, कि इन चीजों से बचाने के लिए, नहीं तो क्या होगा ना, वो सारी लायबिलिटी आपके प्रॉपर्टी से निकलेगी 70-80 लाख की, और उसको तो मिलेगा कंपनसेशन, और वो आप जेल भी जाओगे, वो पैसा आपके पेरेंट्स से रिकवर होगा, क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हो, है ना। तो हमेशा से लोग क्या करते हैं, वो 1500-2000 रुपए, 1500-2000 भी नहीं होते, मुश्किल से 1200-1500 रुपए होता है, वो पैसा बचाने के लिए है ना वो इंश्योरेंस कराते नहीं। और उस केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस अगर होगा ना, और आपके फैमिली को भी सपोर्ट मिल जाता है इससे, इनकेस आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह, तो इंश्योरेंस हमेशा कराना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ओके। ये तो गाड़ी से इंजरी हुआ, बाय द वे कोई ऐसे कोई अपनी नॉर्मल कोई दौड़ने की वजह से या कोई अदर एक्टिविटीज की वजह से कोई स्टूडेंट अगर किसी का डैमेज कर देता है, तो उस केस में इंश्योरेंस नहीं है तो पर्सनली लायबल होगा। कोई अगर कैपेबल नहीं है, वो जैसे अभी एग्जांपल चल रहा है, कैपेबल नहीं है तो वो जिस पे कैपेबल नहीं है तो जिसको डिपेंडेंट है वो उसको पे करेगा। ओके। हाँ, ये मतलब लायबिलिटी हटेगी नहीं उस चीज से। और अगर इन केस में अगर वो कंपनसेशन नहीं पे कर सकता तो कोर्ट उसको ना प्रिजन में भी डाल सकता है, जेल भी भेज सकता है। ओके। इसलिए व्हीकल्स के साथ हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में ये गार्ड बांध दो कि इंश्योरेंस कराना है, और इंश्योरेंस खत्म होने से पहले वापस कराना, नहीं तो क्या, देखो सिंपल बता दो, मेरे साथ खुद के साथ भी ये हुई है घटना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे मेरे पास बाइक है, तो उसमें हुआ क्या, बीच में भी मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था 1-2 साल पहले। तो हालांकि किसी से टक्कर मार के नहीं हुआ था, बस मुड़ाव पे मैं टर्न नहीं कर पाया और सीधा जाके बैठ गया। तो मेरे बाइक का खुद 20,000 का खर्चा था उसमें, और क्योंकि मेरी बाइक में इंश्योरेंस था नील डेप्रिसिएशन, मेरे बस 500 रुपए लगे, और मेरे बाकी जितना 19,500 रुपए वो मेरे को वापस मिल गया। ये एक बेनिफिट हुआ इंश्योरेंस से। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो 20,000 का पूरा फटका मेरे लगता। और किसी का मान लो उस मेरे से एक्सीडेंट में किसी को इंजरी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती, तब मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती अगर मेरा इंश्योरेंस नहीं होता। पर मेरा इंश्योरेंस से तो उससे क्या होता कि वो जो थर्ड पार्टी है उसको उसका क्लेम मिल जाता है ना, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। और सेकंड चीज है, जब वो इंश्योरेंस आपका खत्म हो, तो जैसे मान लो 30 तारीख को आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, तो 29 को ही आप
नया इंश्योरेंस उसका रिन्यू करा लो। अगर 30 तारीख को नहीं करोगे और आप 31 को जा रहे हो, नेक्स्ट डेट पे जा रहे हो, तो क्या होगा ना, आपको 500 से 1000 रुपये फाइल चार्ज लगेगा। वो क्या होता है फाइल चार्ज? बेसिकली आपको अपनी बाइक लेके जानी पड़ेगी एजेंट के पास, वो सर्वे करेगा और सर्वे में अगर उसके बाइक में आपको डैमेज दिख गया तो वो सब मार्क करेगा और आपके प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा अपना इंश्योरेंस खत्म होने से 1-2 दिन पहले ही नया इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस है ना, इंश्योरेंस बहुत जरूरी चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखो। अब तो इंश्योरेंस हर चीज के होता है, कई जगह तो लोग हॉलीवुड वगैरह में तो लोग अपने नाखून तक के इंश्योरेंस करा लेते हैं। मतलब जनरल इंश्योरेंस में इतनी सी चीजें, जैसे अपने घर के आग लगने से लेके कोई बाढ़ में अगर बाढ़ वगैरह, जैसे अगर बाइक वगैरह में अगर कोई बाढ़ में कीचड़ में फंसने से इंजन डैमेज होता है, तो बहुत हजारों टाइप के आजकल जनरल इंश्योरेंस आ गए और एक लाइफ इंश्योरेंस तो होता ही है। ठीक है, अब अपने ये अभी अपन डैमेजेस पढ़ चुके हैं, अब अपन आएंगे इंजंक्शंस में। तो इंजंक्शन क्या होता है ना, किसी चीज से रोक दो आप। आपने सीपीसी नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं, आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है? नो सर। कॉन्ट्रैक्ट वर्क में है क्या आपके, सिलेबस से हटा दिया शायद इस बार? ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सीपीसी जब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ोगे 1908 का, उसके अंदर ऑर्डर 39 है, वो इंजंक्शन की बात करता है, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39। आपका जो और एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट 1 के साथ आप पढ़ते हो, है ना, तो 1965 का होगा, एक बार चेक कर लेना। उसमें सेक्शन 37 से स्टार्ट है, सेक्शन 37 से स्टार्ट है। तो ये सारे टेम्पररी परमानेंट इंजंक्शन दे रखा है। एक बार आपके पास बुक होगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट 1 के साथ मिली होगी, तो उसमें ये पढ़ लेना एक बार, है ना, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी मैं इसमें समझा देता हूँ आपको क्या होता है। देखो, इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन एक बेसिकली कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होता है, जिसमें कोर्ट डायरेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर एक्ट को रिस्ट्रेन करने के लिए या किसी चीज को परमानेंटली रिस्ट्रेन, हमेशा के लिए रोकने के लिए। जैसे मान लो कि आपके बगल वाले प्लॉट में कोई कचरा फेंकता है, ठीक है, आपके आस पड़ोस वाले उसमें कचरा फेंकते हैं, तो आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, उनको रिस्ट्रेन करोगे कि उसमें वो कचरा ना फेंके। तो टेम्पररी इंजंक्शन मिल सकता है या परमानेंटली इंजंक्शन भी मिल सकता है, ठीक है। So an injunction is an order of the court directing the doing of some act, है ना। कोर्ट उसको भी बोल सकती है जो प्लॉट का मालिक है कि आप अपने प्लॉट से कचरा हटाओ, ठीक है। is an order of the court directing the doing of some act or restraining the commission or continuance of some act. The injunction are of various kinds, है ना। बेसिकली 4 टाइप के इंजंक्शन है। टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, परपेचुअल लंबे टाइम के लिए, प्रोहिबिटरी मतलब किसी चीज को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, और मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी किसी को चीज को रोकने के लिए, ठीक है। टेम्परेरी एंड परपेचुअल, टेम्परेरी परपेचुअल दोनों को मतलब कि टेम्परेरी शॉर्ट टाइम को, परपेचुअल मतलब एकदम लंबे समय तक के लिए, और प्रोहिबिटरी हो गया और एक मैंडेटरी हो गया। अब टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है कि सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डिफाइंस टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन एज फॉलो। A temporary injunction is such as is to continue until a specified time, मतलब temporary और until the further order of the court। इसमें temporary में क्या है, कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। जैसे मान लो कि कोर्ट ने बोला टिल फर्दर ऑर्डर या फॉर पीरियड ऑफ 3 months, है ना, तो एक टेम्परेरी इंजंक्शन लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते कि जैसे कोर्ट ने बोला कि जैसे फरवरी महीने के एग्जाम चल रहे बच्चों के बोर्ड्स के, तो किसी ने मान लो कोर्ट में गया कि हमारे आसपास के एरिया में लाउड स्पीकर खूब चलता है, तो वो कोर्ट में जाएगा कि क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं इस समय लाउड स्पीकर को आप बंद करवाइए। तो कोर्ट उसको बोलेगी कि अच्छा एग्जाम किस किस महीने में है, फरवरी मार्च में है, ठीक है। तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि टिल द मंथ ऑफ फरवरी
इन दिस जुरिडिक्शन, मतलब इस एरिया में लाउड स्पीकर पे बजाना प्रोहिबिटेड है। ये एक तरह से टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया। परमानेंट इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन क्या हो गया, जिसे कोर्ट ने बोला कि है ना ये साइलेंट जोन है, जैसे मान लो स्कूल है, हॉस्पिटल है या कॉलेजेस है, तो उसमें परमानेंट नहीं है यहाँ पे कि है ना यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं होंगे, लाउड स्पीकर पे कोई भी प्रोग्राम नहीं कंडक्ट किया जाएगा, तो वो परपेचुअल इंजंक्शन देते हैं। वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कब तक होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन। A perpetual injunction is one by which the defendant is perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act. A perpetual injunction is one by which defendant is perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which could be contrary to the right of the plaintiff. मतलब उसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर डिफेंडर है जिसके अगेंस्ट वो परपेचुअल इंजंक्शन पास किया है कोर्ट ने, उसको हमेशा मतलब परपेचुअली का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया होता, वहां तक के लिए उसको डिफेंडेंट को रोका जाता है उस पर्टिकुलर चीज का, मतलब जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको होने से मतलब होने के लिए, ठीक है। परपेचुअल मतलब लगातार उसको मतलब एक तरह से रोक दिया है कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट करोगे नहीं, ठीक है। ये क्यों रोकता है? क्योंकि प्लेंटिफ के राइट्स को वायलेट किया जाता है, उस आपसे वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये इंजेक्शन डाला जाता है, ठीक है। मतलब कई सारे हैं, जैसे है ना ज्यादातर नगर निगम के अगेंस्ट ही आता है कि वो गंदगी वगैरह या जैसे आस पड़ोस में कोई कचरे वगैरह डालते तो आप इंजेक्शन मिल जाता है। ये पर्टिकुलर कोई एक्ट है उसको रोकने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं कोर्ट में। और टेम्पररी इंजंक्शन को इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन भी बोलते हैं। इट डज नॉट मीन डिटर्मिनेशन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ बट सिंपली शोज द कंसर्न ऑफ द कोर्ट कि देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिक्वायरिंग कंसिडरेशन। Example, A and B have a dispute regarding title over a plot of the land which is in A's possession. B also claims to have the title of the same plot. Case is pending before the court. A begins with the construction of the said plot. B goes to the court and court orders temporary injunction. मान लो दो व्यक्ति है A और B, उनके बीच में एक डिस्प्यूट है किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट को लेके, और ए के पोजीशन में वो जमीन है, बी बोलता है कि उसके पास इसका टाइटल है, और वो केस बी और बी ए के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है, मैटर के कोर्ट में चल रहा है। मीनवाइल क्या करता है, जो ए है वो उस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, तो बी बोलता है कि अभी तक कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया केस का टाइटल है, तो बी उस पे इंजंक्शन ले लेता है कि जब तक कि मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस ए को प्रोहिबिट किया जाए ना, ए को रोका जाए जब तक कि ये चीज डिसाइड नहीं हो जाती कि ये प्लॉट किसका है, उसकी उस पर्टिकुलर प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन या कोई स्ट्रक्चर ना खड़ा किया जाए। तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन होता है, जो कि मतलब टेम्परेरी कैसे होगा कि जिस दिन कोर्ट डिसाइड कर दे कि हाँ ये ए के फेवर में है या बी के फेवर में, तब ये इंजंक्शन इनवैलिड हो जाएगा, तब जिसके फेवर में है वो जो चाहे वो कर सकता है इस प्लॉट के साथ। तो ऐसे टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। ठीक है, टेम्परेरी इंजेक्शन का ये है कि जैसे मान लो कि ये तो खाली प्लॉट था, मान लो कोई मकान बना हुआ है और आदमी उसमें तोड़फोड़ करने लग जाए, तो और कल को पता चलता है जिस आदमी ने उस पर केस किया उसके फेवर की वो प्रॉपर्टी, तो उसका तो लॉस हो गया ना। तो कोर्ट ये चाहते हैं कि ताकि स्थिति जैसा है वैसा की वैसे ही रहे। द इंटेंशन इज दैट द प्रॉपर्टी शुड कंटिन्यू टू रिमेन in its existing condition rather than being destroyed or wrongfully dispossessed before the final decision। ठीक है, तो कोर्ट का ये रहता है कि प्रॉपर्टी उसी कंडीशन में रहे जब तक कि मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। A perpetual injunction, if the court after going into the matter finds that the plaintiff is entitled to the relief, the temporary injunction will be replaced by perpetual injunction.
ठीक, perpetual injunction is a final order and is issued after the full consideration of the court case. ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन में मैटर पूरा रिजॉल्व नहीं होता है, और परपेचुअल इंजंक्शन में क्या होता है, जो टेम्पररी इंजंक्शन दिया है वो उसको रिप्लेस कर सकती है कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन के साथ। और परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है, बेसिकली फाइनल ऑर्डर होता है, और वो इश्यूड होता है जब कोर्ट का जो केस है वो मेरिट पे डिसाइड किया जाता है, उसके बाद ही इश्यूड होता है। अब प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का क्या है? Prohibitory injunction is a self-explanatory. It means an injunction which prohibits the defendant from doing some acts which will interfere with the plaintiff's lawful right. Prohibit करना मतलब किसी चीज, किसी particular act को रोकना, है ना, prohibition. So example जैसे continue act of trespass nuisance. जैसे मान लो कि आपके बगल वाला बहुत लाउड स्पीकर पे गाने चलाता है, तो आपने कई बार उसको रोका फिर भी नहीं माना, तो कोर्ट में जाके आप उसको उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ले सकते हो कि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाए उसके अगेंस्ट, दैट ही शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, ऐसे करके आप प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ले सकते हो। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है? मैंडेटरी इंजंक्शन इज एन ऑर्डर व्हिच रिक्वायर द डिफेंडेंट टू डू सम पॉजिटिव एक्ट। मतलब जैसे कि जैसे वो खाली प्लॉट वाला मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मान लो लोग कचरा फेंक रहे हैं आसपास पड़ोस के, आपके और आपके बगल वाला वो खाली प्लॉट है, तो गंदगी आपके आ रही, तो आप ना कोर्ट में जाओगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन लेने के लिए कि आस पड़ोस के सभी लोगों को प्रोहिबिट किया जाता है कि इसमें कचरा नहीं फेंकेंगे, और मैंडेटरी इंजंक्शन लोगे प्लॉट के मालिक के अगेंस्ट कि तुम इस कचरे को यहाँ से साफ कराओ प्लॉट से। तो प्रोहिबिटरी हो गया आस पड़ोस के लोगों के अगेंस्ट, मैंडेटरी इंजंक्शन हो गया उस आदमी के अगेंस्ट जिसका प्लॉट है, ताकि वो अपने प्लॉट पे जो गंदगी को रोका नहीं उसने, तो अब उसकी जिम्मेदारी उसको साफ सफाई करो। तो मैंडेटरी इंजंक्शन इज एन ऑर्डर व्हिच रिक्वायर्स द डिफेंडेंट टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, पुलिंग डाउन अ वॉल व्हिच कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन टू द प्लेंटिव्स राइट ऑफ लाइट ना। मतलब जैसे कि मान लो उसने कोई ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिससे प्लेंटिव की घर की पूरी लाइट ही रोशनी चलेगी, जो सन की जो सूरज की रोशनी आती है वो पूरी हट गई, तो उसको वो तोड़ने के लिए कोर्ट बोल सकती है ना। ऐसे कई सारे, जैसे वो कचरा साफ कराने वाला एग्जांपल। अब स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक तो हो गया डैमेजेस हो गया, एक इंजंक्शन हो गया, तीसरा है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हेन वन इज रॉन्गफुली डिस्पोज्ड ऑफ हिज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब किसी को गलत तरीके से अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार हो गया, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मकान हो गया, उससे गलत तरीके से उसको निकाल डिस्पोज कर देता है, द कोर्ट में ऑर्डर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शुड बी रिस्टोर्ड बैक टू द प्लेंटिफ। द कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल जिस पर्सन को डिस्पोज करी उसको वापस दिला सकती है ना। उसके लिए क्या कर सकती है, जिसने इसको डिस्पोज करके अपने पोजीशन में लिया उसको निकाल देगी, है ना। रिकवरी ऑफ चैटल्स बाय एन एक्शन, जैसे मतलब उसके अगर गाय वगैरह उसने गाय वगैरह या जानवर वगैरह रख लिया तो उसको वापस दिला देगी प्लेंटिफ को। ये होता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। सॉरी, मतलब उसको वो चीज जो जिस चीज से उसको डिस्पोज किया उसको कोर्ट वापस उसके पोजीशन में दिला देगी प्लेंटिफ के। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये अभी आप बस एग्जांपल के तौर पर पढ़ लो, बाकी जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं उस टाइम पे ये प्रोविजन का ध्यान रखो। As per Section 6 of the Specific Relief Act, a person who is wrongfully disposed of immovable property is entitled to recover the immovable property. जैसे क्या होता है ना, देखो अगर देखो सिंपल है, एज ए लॉयर आप बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जैसे मान लो कि आपके पास कोई पोजीशन में दुकान है, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने, चाहे वो क्लेम करता हो कि दुकान उसकी है, टाइटल उसका है ना, आप भी क्लेम करते हो कि आप बोल रहे हो, और दूसरा भी व्यक्ति क्लेम करता है, उसने आपको डिस्पोजेस कर दिया उस प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोर्ट में जा सकते हो। बस आपको ये शो करना है कि आप पहले पोजीशन में आपकी थी प्रॉपर्टी, तो 6 महीने के अंदर आपको जाना पड़ता है ना, जिस दिन से आपको डिस्पोजेस किया उसके 6 महीने के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो 6 महीने बाद जाओगे तो ये एक्ट में आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, फिर आपको दूसरे एक्ट में जाना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर जाके आप वापस पोजीशन ले सकते हो, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहता है, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अ पर्सन हु इज रॉन्गफुली
और है ना जब वो कोर्ट में रिलीफ लेता है ना वापस इसकी कि इसको डिस्पोजेस किया, उसको वापस पोजीशन लेने जाए तो वहां पे उसको अपने प्रॉपर्टी कागज वागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। वो वापस इसको इतना सा शो करना है कि हाँ वो पोजीशन में था प्रॉपर्टी के और उसे डिस्पोजेस किया गया, तो इतना सा शो कर देगा तो काफी है। और 7 के अंदर है ना ये है कि पर्सन हु रॉन्गफुली डिस्पोजेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं सॉरी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। As per section 7 of the specific relief act, a person who is wrongfully dispossessed of movable property is entitled to recover the movable property. ठीक है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज अपन कल करेंगे। अभी तक जो जो अपने रेमेडीज पढ़ी वो सारी जुडिशियल रेमेडीज है और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कल स्टार्ट करेंगे। पहला रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, उसके 2 केस है। एक तो मैं बता देता हूँ, वो केस पढ़ के आना। वैगन माउंट केस एंड री पॉलीमर्स केस, ये दोनों केस पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको ना कल क्लास समझ में आएगी। अगर एक बार ये केस जरूर रीड करना। अब किसी को जो डाउट है आप पूछ सकते हो। सर कंटेम्प्टियस डैमेजेस के बारे में एग्जांपल के साथ बता दो ना सर। हाँ देखो, कंटेम्प्टियस डैमेज में क्या होता है ना, एक्चुअली जो प्लेंटिफ होता है उसको कुछ ना कुछ लॉस तो होता है, ठीक है, उसका लीगल राइट का वायलेशन होता है, पर वो इतना होता नहीं है। मतलब कि जैसे मान लो कि बहुत ही वैल्यू के हिसाब से बहुत ही कम वैल्यू का मतलब उसको डैमेज हुआ होता है, जिसके लिए कोर्ट को ये लगता है कि उसे कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ही छोटा नुकसान हुआ होता है, तो कोर्ट उस केसेस में ना डैमेज अवार्ड नहीं करती है जनरली, कि कोर्ट ये बोलती कि इस चीज को मतलब कि टेक्निकली वो एंटाइटल है, मतलब क्लेम जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, प्लेंटिफ, मतलब वो डैमेज के लिए। पर कोर्ट को ये लगता है कि वो एक्शन जो कोर्ट में वो केस लाया है वो उसको लाने की जरूरत नहीं है ना। कई बार मतलब जैसे मान लो किसी ने आपकी साइकिल की हवा निकाल दी, ठीक है, तो अब देखा जाए तो हाँ आपका लीगल राइट वायलेट किया है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया एक तरह से, पर क्या आप उसके लिए कोर्ट में जाओगे? बताओ। यस सर, नहीं जाएंगे। नहीं, तो वही कोर्ट डिस्करेज करती है इस तरह के मैटर को लाने के लिए। तो ऑल्दो मतलब आपको टेक्निकली लॉस तो हुआ है, आप पैदल लेके साइकिल, वो जो साइकिल हवा वाला है उसके पास जाओगे, 2 रुपया दोगे, फिर हवा भरेगा, टेक्निकली देखा जाए लॉस है, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में कई बार कोर्ट है ना, जो ऐसे पर्सन होते हैं, कोर्ट उन्हीं के ऊपर डैमेजेस, मतलब जो इस तरह के मैटर लेके आते हैं ना प्लेंटिफ, उन्हीं के अगेंस्ट ही कोर्ट है ना एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे उनको वो कर देती है, कंपनसेशन पे करने के लिए वो कर देती है कि एक तरह से टाइम खराब किया, तो उसको अपन कंटेम्प्टियस डैमेज के एग्जांपल में मानेंगे। जैसे कई बार डिफेमेशन में भी ये देखा जाता है कि जहाँ पे एक्चुअल में आपके अगेंस्ट कुछ पब्लिश होता है पर आपको ऐसा कुछ लॉस हुआ नहीं आपकी रेपुटेशन में, तो उस केस में भी कोर्ट है ना कंटेम्प्टियस डैमेज अवार्ड करती है। सर तो इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस में तो कुछ भी पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और हो सकता है उसमें पनिशमेंट भी मिले। कोर्ट जनरली देता नहीं है, कोर्ट है ना उस पर कॉस्ट भी लगा देता है। और जैसे है ना अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना कई PIL फाइल करते हैं, तो अभी एक कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी पर्टिकुलर केस था अभी, उसमें क्या हुआ था, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे 3 बार रिट फाइल करती थी। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसका ना, सुप्रीम कोर्ट या कोई शायद बॉम्बे हाई कोर्ट था, जिसने उसको 2 या 3 लाख का कॉस्ट लगा दिया। वो मैटर वो तो ठीक है, वो मैटर थोड़ा अलग है, पर पनिशमेंट के तौर पे भी मतलब अननेसेसरी कोर्ट में भी कोई जाता है तो उस केस में भी कोर्ट है ना उसको पनिशमेंट के तौर पे डैमेज लगा देती है उसमें। ओके सर, थैंक यू।
सर मेरा भी क्वेश्चन था सर, जैसे काफी बार आप सुनते हैं सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि किसी पार्टी ने उस पर स्टे ले लिया, तो सर स्टे और इंजेक्शन में कोई डिफरेंस है या पर दोनों सेम है सर? नहीं, अलग है, स्टे और इंजंक्शन दोनों अलग है। इंजंक्शन में तो कोर्ट स्टे क्या होता है, एक तरह से नॉर्मल बोलते हैं कि स्टेटस क्यों कर देते हैं, मतलब बिल्कुल जो जैसा वैसा ही है। और इंजंक्शन में क्या होता है, उस चीज किसी को कोई एक्ट को कर या तो करवाता है, कोई एक्ट को होने से रोकता है, तो वो फर्क है। और इंजेक्शन आपको स्पेसिफिकली लेना पड़ता है। स्टे तो एक तरह से उन मैटर पे भी हो जाता है, जैसे मान लो आप दो जगह केस चल रहा है, तो जहाँ पे अगर ऑलरेडी वो मैटर इन इशू है किसी और कोर्ट में, तो सेकंड कोर्ट में वो ऑलरेडी स्टे पे हो जाएगा। तो स्टे का भी इंजेक्शन नहीं बोलेंगे उसको, अलग कंसेप्ट है इंजेक्शन से। स्टे का मतलब है कि जो जैसा वैसा का वैसा ही रहे। इंजेक्शन के अंदर वो नहीं है कि जो जैसा का वैसा ही रहे। इंजेक्शन भी या तो किसी चीज को रोकता है होने से, या किसी चीज को करवाता है, या किसी चीज को टेम्पररी रोका जाता है, या किसी चीज को परमानेंटली रोक देता है, या किसी चीज को होने नहीं दे, मतलब प्रोहिबिट करते हैं, या किसी चीज को करवाते हैं। तो इंजेक्शन के बहुत सारे कैटेगरी है। स्टे में क्या होता है कि जो जैसा है वैसा ही रहे, यथा अपने एक वर्ड बोलते हैं ना, एज इट इज, या जो है हिंदी का भी एक है उसका बड़ा फेमस वर्ड है। तो मतलब स्टेटस क्यों हो जाता है वो एक तरह से, तो वो डिफरेंस है उसमें। नहीं सर, अभी जैसे आपने है ना इंजेक्शन में कहा था कि जैसे सर कोई प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी में उसको डिस्पोज कर दिया गया, वहां से उसको हटा दिया गया, कब्जा कर लिया गया, तो सर ये तो हम स्टे लेंगे या सर इंजेक्शन लेंगे, क्या लेंगे इंजेक्शन लेंगे। स्टे तो क्या होगा ना, फर्दर कोई एक्शन लेने से आप रोकोगे। ओके सर। जैसे कि मान लो कि है ना, कोई स्टे के अंदर जैसे आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाला है, तो उसको आप स्टे करोगे कि ये एक्शन ना लिया जाए जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाता। ये तो सर क्या किसी एफआईआर पे भी या किसी केस पे भी अपन स्टे ले सकते हैं सर? ले सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे कि आपने कोई ऐसा बयान दिया, विवादित बयान है, और आपके अगेंस्ट उदयपुर में कोई एफआईआर रजिस्टर कर दी, ठीक है, तो और ऐसे आपके 10-15 जगह अलग अलग करे, तो आप कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हो कि या तो सबको एक जगह क्लब कर दो आप, सारे एफआईआर जो आपके अगेंस्ट हुए, या उनको स्टे कर देंगे जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाता। तो नहीं तो क्या होगा ना, हर जितने पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगी आपके अगेंस्ट सब एक्शन लेते रहेंगे, तो आपको हर जगह जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो आप वैसे स्टे ले सकते हो। या मान लो कि आपके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर आपको लगता है कि एक्शन होने वाला है ना, जैसे मान लो कि जैसे कोई स्कूल है, और मतलब उसमें कुछ स्कूल है या कोई मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और उन्होंने पर्टिकुलर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है, और आप उस चीज को रोकना चाहते हो, जैसे ट्रांसफर का है ना, कि आपको ट्रांसफर कर दिया उदयपुर से जैसलमेर, और आप बोल रहे हो कि आपका ट्रांसफर गलत तरीके से गलत हुआ है, आपको नहीं होना, वहां जैसलमेर भेजना गलत है, तो आप उस पर स्टे ले सकते हो, है ना। और मान लो आप रिलीफ होके जैसलमेर चले गए, तब स्टे नहीं मिलेगा आपको वो पर्टिकुलर एक्शन होने से पहले आपके अगेंस्ट वो स्टे लेना पड़ेगा। इंजंक्शन अलग चीज हो जाती है, ठीक है। यस सर। ओके, बाकी किसी को और कोई डाउट? और इसके देखो, ये टॉपिक जो है ना अपन ने जो पढ़ा है, इसमें बस आप काइंड्स भी लिख दोगे, 2-2 लाइन उसके ऊपर लिख दोगे तो काफी है। उतना कोई मेन जो टॉपिक अपना है वो कल हाफ, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर कल का लेक्चर है, उसके हाफ पोर्शन में स्टार्ट करेंगे, वो रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, जो एक्चुअली में आपको जरूरी है पढ़ना, ठीक है।